डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज आप कह सकते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये मेरी नई सीरीज है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ वीडियो बनाइए। तो ये जो लोग आरआरबी, एसएससी या बैंकिंग या अन्य कोई दूसरे भी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। और जैसा आप लोग सुझाव देंगे आगे कमेंट बॉक्स में, हम उस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। ओके, सो लेट अस सी सम पॉइंट्स ऑफ जनरल स्टडीज। ओके, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज के बारे में, और उसमें जनवरी में हुई घटनाओं के जो राष्ट्रीय घटनाएं थी उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो जनवरी में इम्पॉर्टेंट रही, चर्चा में रही, न्यूज में रही। तो उसको हम बारी बारी एक एक करके देखेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स है ये, सो नंबर वन, हाल ही में वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये पूछा जाता है कि यूएनओ ने इस वर्ष को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ग्लेशियर जो है हमारे क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ग्लेशियर के संरक्षण के बारे में बहुत ही अवेयरनेस की आवश्यकता है और हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। तो नीचे इसका ब्रीफ दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसने 2025 से प्रत्येक वर्ष, और ये मतलब यूएनओ ने 2025 से हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। तो यहाँ पर ये दूसरा इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज ये भी नोट करिएगा कि हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया जाएगा। ओके, इसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों, बर्फ और हिम की महत्वपूर्ण भूमिका और पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में आसन्न परिवर्तनों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज आती है इससे हमारे आर्थिक स्थितियां भी प्रभावित होती हैं, सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है, और पर्यावरण और इन्वायरमेंट तो प्रभावित हो ही रहा है। तो ये क्रायोस्फीयर के बारे में ब्रीफ हम आपको अगले स्लाइड में और बताएंगे, ताकि आप उसके बारे में जानते रहें कि क्रायोस्फीयर क्या है। ओके, देन नंबर 2 पॉइंट, हाल ही में किसके द्वारा तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? ये जो ऑनरेरी सिटीजनशिप होती है, ऑनरेरी सिटीजन, ये है जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है सिंगापुर का। तो अभी हाल ही में तरुण दास, उनके बारे में ब्रीफ नीचे दिया हुआ है। तरुण दास को सिंगापुर के राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं थर्मन सनमुगरत्नम द्वारा दिया गया है। तो इसका ब्रीफ नीचे ये है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने भारतीय उद्योग परिसंघ CIIA, कन्फेडरेशन ऑफ
इंडियन इंडस्ट्रीज बोलते हैं। CII का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ये जो तरुण दास जी थे, भूत में पहले पूर्व काल में ये महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे CII के। तो उनको उनकी कार्य की सराहना हेतु और उनको उनके कार्य के जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए उनको तरुण दास जी को शहर राज्य का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। सिंगापुर का जो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है वो दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले सिर्फ एक ही भारतीय को मिला है, स्वर्गीय रतन टाटा जी को मिला है ये पुरस्कार। उसके बाद ये दूसरे भारतीय हैं तरुण दास जिनको ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के एकमात्र अन्य भारतीय प्राप्तकर्ता थे रतन टाटा जी। आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। मतलब ये जो सिंगापुर है तो आसियान कंट्रीज में ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और FDI का एक प्रमुख स्रोत है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेश से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, जो बचत है, पैसा आता है जो फॉरेन कंट्रीज से, तो सिंगापुर उसमें एक बहुत बड़ा पार्टनर है। देन नंबर 3 पॉइंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नौकरियां पैदा होगी। यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। वो बता रहे हैं कि 2030 तक यानी अगले 5 साल में कितनी नई नौकरियां पैदा होंगी। तो उसका आंसर है 170 मिलियन, यानी 1,70,00,000। ओके, 1,70,00,000, 1,700 लाख। ओके, 17 करोड़ हो जाएगा। ये 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 170 मिलियन में हो जाएगा 1700 लाख। 1700 लाख का मतलब होता है 17 करोड़ नई नौकरियां 2030 तक पैदा होंगी। तो नीचे ब्रीफ में दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक लगभग 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। जबकि इसी रिपोर्ट में 92 मिलियन नौकरियां समाप्त होने का भी अनुमान लगाया गया है। तो ये भी एक खतरा है, जॉब्स कितने खत्म होंगे, 170 मिलियन नई आएगी और 92 मिलियन नौकरियां समाप्त होने का भी अंदेशा है। तो नेट फिर तो सिर्फ 80 मिलियन ही जॉब आएंगे। 80 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 800 लाख, और 800 लाख का मतलब होता है 8 करोड़ नौकरियां नई आएगी नेट। ओके, फिर आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है जो क्रायोस्फीयर ऊपर आया है कि जो हमारा ग्लेशियर अवेयरनेस डे डिक्लेयर किया गया है 21 मार्च को, तो उसमें क्रायोस्फीयर क्या है। द क्रायोस्फीयर रिफर्स टू द फ्रोजन पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम, यानी जो अपना अर्थ सिस्टम है, पृथ्वी का हिस्सा है, वहाँ पे जो जहाँ जहाँ बर्फ जमी है उसको क्रायोस्फीयर कहा जाता है। इनकम्पासिंग स्नो, आइस, फ्रोजन ग्राउंड, परमाफ्रॉस्ट भी जिसको बोलते हैं, एंड सी आइस, एंड ए प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम। ये क्रायोस्फीयर जो है जिसमें ग्लेशियर भी शामिल हैं, जहाँ जहाँ बर्फ़ है, समुद्र में बर्फ़ें हैं, तो ये सब जो है हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ही इनकी इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। हियर इज मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और उसके बारे में और जानकारी ये है, द क्रायोस्फीयर इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर वाटर एग्जिस्ट इन इट्स सॉलिड फॉर्म। यानी क्रायोस्फीयर जमीन का वो हिस्सा है पृथ्वी का जहाँ पर पानी जो है ठोस रूप में रहता है, यानी आइस के रूप में रहता है, इंक्लूडिंग स्नो कवर ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, आइस शेल्फ्स, आइसबर्ग्स, सी आइस, लेक आइस, रिवर आइस, परमाफ्रॉस्ट एंड सीजनली फ्रोजन ग्राउंड। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्रायोस्फीयर में, बेसिकली जो जहाँ जहाँ बर्फ़ है वो सब क्रायोस्फीयर कहलाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसका,
The cryosphere is a vital component of the Earth's climate system, इन्फ्लुएंसिंग सरफेस एनर्जी। क्योंकि अगर ये ग्लेशियर सिस्टम ना हो, ये फ्रोजन पार्ट ना हो, तो ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो ये वाइटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, इन्फ्लुएंसिंग सरफेस एनर्जी, क्लाउड्स, इससे हमारा जो वर्षा है, बादल हैं, वो भी प्रभावित होते हैं, हाइड्रोलॉजी एंड द मूवमेंट ऑफ एयर। और आप जानते ही हैं कि हवा जो एक जगह से दूसरे स्थान को चलती है, वो तापमान परिवर्तन के कारण ही चलती है, इसलिए मूवमेंट ऑफ एयर का भी ये बहुत प्रभावित करेगी। एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशन, और समुद्र में जो जलधाराएं चलती हैं वो भी तापमान परिवर्तन के कारण ही चलती हैं। तो इसीलिए इसका बहुत ही वाइटल इफेक्ट है हमारे जीवन में और हमारे पर्यावरण में, क्रायोस्फीयर का। फिर आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, 2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार जल संबंधी आपदाओं के कारण 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है। यानी 2024 में जो जल से संबंधित, जैसे फ्लड है या और भी कंडीशंस जो है, जल से संबंधी जो आपदाएं हैं, उसमें लगभग कितने मौतें हुई थी? 8,700 मौतें हुई हैं। यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, चीन, जर्मनी और अन्य स्थानों के विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा जारी की गई है। जल चक्र में जमीन और समुद्र से पानी वाष्पित होकर अंततः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है। जो वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं, कि ये जमीन और समुद्र से पानी वाष्पित होता है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। जलवायु परिवर्तन ने इस चक्र को और तीव्र कर दिया है, यानी कि इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया है, वो पुराना नेचुरल नहीं रह गया है। क्योंकि हवा का तापमान बढ़ रहा है और अधिक पानी हवा में वाष्पित हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान से वायु में अधिक जलवाष्प, जो औसतन प्रति 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए वायुमंडल में लगभग 7% ज़्यादा नमी हो सकती है। यानी जब हमारी ग्लोबल वार्मिंग 1 डिग्री बढ़ेगी, तो इससे वायुमंडल में जो नमी का अनुपात है 7% बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जल संबंधी आपदाओं के कारण 8,700 से अधिक मौतें होने की पूरी संभावना है। 40 मिलियन लोग विस्थापित होंगे। 40 मिलियन का मतलब 400 लाख, यानी 4 करोड़ लोग ये पानी के आपदा के कारण, जैसे मान लीजिए कि अंडरग्राउंड वाटर नहीं है कहीं पर, तो वहाँ पे लोग नहीं रह पाएंगे, तो उनको विस्थापित भी होना पड़ेगा। ये जो फ्लड आती है, बाढ़ की वजह से भी लोग विस्थापित होंगे। और वैश्विक स्तर पर 550 बिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होने का इन्होंने आंकड़ा जारी किया है। देन 5th पॉइंट, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। यानी कि जो ब्रिक्स है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये सब संगठन जो ब्रिक्स बना है, उसमें अभी मेंबर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका ब्रीफ हम आपको अगले स्लाइड में पूरा दिखाएंगे। तो इसका जो लास्ट मेंबर बना है वो है इंडोनेशिया, फुल फ्लैश मेंबर। देन 6ठा पॉइंट, हाल ही में अत्यधिक चर्चित हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, एससीसी, एक तरह का कैंसर है। ये हेप्टोसेलुलर है, और जानते हैं आप हेप्टोसेलुलर, जो हेप्टो होता है वो हमारे लीवर से संबंधित होता है। तो हाल ही में अत्यधिक चर्चित हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, एससीसी, किस अंग में उत्पन्न होने वाला कैंसर है? तो इसका आंसर है लीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत। लीवर या यकृत। इसका ब्रीफ है नीचे। हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा या एचसीसी एक प्रकार का कैंसर है जिसमें घातक कोशिकाएं यकृत की मुख्य कोशिकाएं, जिन्हें हेप्टोसाइटस कहा जाता है, में विकसित होती हैं। ओके, यानी यकृत की मुख्य कोशिका में घातक कोशिकाएं भी डेवलप होने लगती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा एचसीसी की घटना दर पुरुषों के लिए प्रति वर्ष प्रति 1 लाख जनसंख्या पर
1 लाख जनसंख्या पर 0.7 से 7.5, यानी हर 1 लाख आबादी में एवरेज 1 से लेके 7 लोग तक प्रभावित होने की संभावना है। और महिलाओं के लिए 0.2 से 2.2 तक है, यानी महिलाओं में इसका दर कम है। तो हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा का इलाज ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म है TACE, ट्रांस आर्टेरियल सी का मतलब कीमो एम्बोलाइजेशन ई द्वारा किया जाता है। ओके, सो ये मेडिकल टर्म्स है। देन पॉइंट नंबर 7, हाल ही में जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जनरल जोसेफ ऑन, तो इसका उत्तर है लेबनान। लेबनान देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ब्रीफ है, 60 वर्षीय कैरियर सैनिक जनरल, यानी कि उनका 60 साल का कैरियर है, जनरल जोसेफ ऑन को लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है, जो 2 वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े इस पद पर चुने गए हैं। वह लेबनान के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाले 5वें सेना कमांडर हैं। इसके पहले 4 और सेना के कमांडर राष्ट्रपति बन चुके हैं। वह इस पद पर पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ऑन का स्थान लेंगे। ओके, तो लेबनान से संबंधित ये समाचार है। देन 8वां पॉइंट, 82वां यानी 82वें गोल्ड ग्लोबल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा वाले क्षेत्र में चुना गया है? तो आंसर है द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट, इसका ब्रीफ नीचे दिया गया है। 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा क्षेत्र में द ब्रूटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीतमय या हास्य एमिलिया पेरेज, फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता संगीतमय या हास्य सेबेस्टियन स्टेन, फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी। द ब्रूटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता फिल्म ड्रामा फर्नाडा टोरेस, सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा शोगुन आदि। यानी ये जो 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हुआ है, सो उसका ब्रीफ दिया हुआ कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया द ब्रूटलिस्ट को दिया गया, और ड्रामा के क्षेत्र में और संगीत में और हास्य के क्षेत्र में एमेलिया पेरिस फिल्म को दिया गया। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता, यानी जो एमेलिया पेरेज है संगीत में और हास्य वाले में, इसमें सबसे श्रेष्ठ पुरुष अभिनेता किसको दिया गया? सेबेस्टियन स्टेन को दिया गया। और ड्रामा वाली जो फिल्म है ब्रूटलिस्ट को, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता किसको दिया गया? एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया और द ब्रूटलिस्ट। और सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता फिल्म, यानी ड्रामा वाली फिल्म में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता यानी अभिनेत्री किसको दिया गया? फर्नाडा टोरेस। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज में किसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो उसका आंसर है शोगुन एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के। ओके, सो आगे देखेंगे हम लोग। तो अब हम देखेंगे कि ये ब्रिक्स के डिटेल्स के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ब्रिक्स में ओरिजिनली 4 ही कंट्री थे। जब इसकी आइडिया कंसीव हुई तो 4 ही कंट्री थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ओके, और एक एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करेंटली कंप्राइजेस 10 कंट्रीज, और इस समय वर्तमान में इंडोनेशिया को भी मिलाकर टोटल 10 मेंबर है। ओके, ये 10 मेंबर कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चारों तो पुराने जहाँ से शुरू हुआ था ये संगठन। फिर साउथ अफ्रीका 5वां मेंबर ज्वाइन किया था। उसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और UAE, ये सब मिला के टोटल 10 कंट्री इसके मेंबर हैं। और इसमें सबसे लास्ट में ज्वाइन किया है इंडोनेशिया जनवरी 2025 में। ओके,
हियर ये मोर डिटेल ब्रेक डाउन, तो इसमें कब कब का इसने ज्वाइन किया वो भी डेट हिस्ट्री दिया हुआ है। ओरिजिनल ब्रिक्स 2009 में जब फार्म किया इन लोगों ने मिलके, इसका विचार विमर्श तो 1990 से चल रहा था। तो 2009 में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ने मिलके ब्रिक का फॉर्मेशन किया। उसके बाद फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करना चाहता था, तो साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया। और उस समय फार्मली जो था ब्रिक्स फार्म हो गया। इसमें 5 कंट्री आ गए ब्रिक्स: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर 2024 में इसका एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ और इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ये सबको मिला के 9 मेंबर हो गए। और फिर जनवरी 2025 में एज ए 10th मेंबर इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया। ओके, सो ये था ब्रिक्स के बारे में ब्रीफ। ओके, सो आगे के हम पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 9, हाल ही में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए किस सागर के नीचे दूरबीनें तैनात की गई है। यानी न्यूट्रिनो क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन होता है हमारे परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूट्रिनो है। अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ओके, सो उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो को पता लगाने के लिए किस सागर में दूरबीनें तैनात की गई हैं, तो उसका आंसर है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो इसके बारे में ब्रीफ नीचे दिया गया है। वैज्ञानिकों ने उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो, जिन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर के नीचे दूरबीनें तैनात की है। ये दूरबीनें क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का हिस्सा है, जो एक नया टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, बहुत ही पावरफुल KM3NET का हिस्सा है। ये दूरबीनें आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला की तरह हैं। ओके, जो गहरे अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगा सकती हैं, लेकिन यह पानी में होने के बजाय अंटार्कटिका में जमी हुई बर्फ के नीचे स्थित हैं। न्यूट्रिनो बहुत छोटे कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के बहुत समान होते हैं, लेकिन उनमें कोई विद्युत आवेश या चार्ज नहीं होता है। ये सूक्ष्म उप परमाणविक कण होते हैं जो शायद ही किसी चीज़ से संपर्क करते हैं। ओके, तो ये जो KM3NET है, ये बहुत ही पावरफुल दूरबीन बनने वाला है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में और थोड़ा आपको बताएंगे। देन पॉइंट नंबर 10, हाल ही में अमेरिका के किस राष्ट्रपति का निधन हुआ। तो और वो चर्चा में क्यों है, उसका जो ब्रीफ नीचे दिया गया है, तो इसका आंसर है जिमी कार्टर। सो जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हुआ है। वो क्यों चर्चा में है, जिमी कार्टर जो अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, इनका जॉर्जिया के प्लेन्स स्थित उनके घर में निधन हो गया। वह 100 वर्ष के थे। कार्टर जो 1977 से 1981 यानी 77 से लेके 1981 तक राष्ट्रपति रहे। अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति से अधिक समय तक जीवित रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले 100 वर्ष तक ये पहले राष्ट्रपति हैं। उन्हें शांति वार्ता के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। मानवाधिकारों के लिए अभियान चलाने और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने के लिए वर्ष 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में ही इजिप्ट और इजराइल यानी मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था। इस शांति समझौता को कैंप डेविड एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए जिमी कार्टर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था ये सब समझौते में, और उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिली है। और वो सबसे लंबा जीवन जीने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में वो बात है। ओके, तो आपके कमेंट्स और सुझाव की अपेक्षा रहेगी। फाइनली, थैंक यू so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups,
and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.